एक यात्रा सही मायनों में तब शुरू होती है जब हम जाने पहचाने नक्शों को पीछे छोड़ देते हैं। असली रोमांच अनजाने रास्तों में ही मिलता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है और हर इंद्रिय सेंस तेज हो जाती है। यही यात्रा का जादू है। यह दूर अनसुनी जमीनों से एक बुलावा है। यह हमें ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है जो सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं बल्कि जीती जागती कहानियां हैं। इंडोनेशिया की मेरी यात्रा इसी इच्छा से पैदा हुई थी। मैं पोस्टकार्ड और गाइडबुक से आगे देखना चाहता था। मैं एक ऐसी भूमि की आत्मा की तलाश में था जो अनगिनत आइलैंड से बुनी हुई थी, हर एक अपने आप में एक दुनिया। एडवेंचर का वादा प्लान में नहीं था बल्कि आगे आने वाली खूबसूरत अनिश्चितता में था। सच्चा यात्री जानता है कि सबसे अच्छी खोज अक्सर इत्तेफाक से होती है। वे घुमावदार रास्तों पर मिलती हैं जो नक्शे पर कहीं नहीं जाते। वे अजनबियों की मुस्कान और अनजाने खाने के स्वाद में मिलती हैं। एक्सप्लोरेशन की भावना इसी रहस्य को गले लगाने के बारे में है। यह यात्रा को आपको गाइड करने देने के बारे में है, बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने के। इंडोनेशिया अपने विशाल द्वीप समूह के साथ ऐसे एडवेंचर के लिए एकदम सही कैनवास जैसा लगा। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर आइलैंड में एक अलग रहस्य, एक अलग कल्चर और पृथ्वी की शानदार पहेली का एक अलग हिस्सा छिपा था। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह प्रकृति के अजूबों के दिल तक एक तीर्थ यात्रा थी। मेरी तैयारियां सिंपल थीं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारी बैग आत्मा को भारी कर देता है। मैंने हल्का पैक किया, सिर्फ जरूरी सामान लिया और नए एक्सपीरियंसेस और यादों के लिए काफी जगह छोड़ी। असली रोमांच डेस्टिनेशन में नहीं था, बल्कि बीच के पलों में था। फिरोजी पानी पर नाव की सवारी, घने जंगलों में लंबी पैदल यात्रा और अनजाने तारों से भरे आसमान के नीचे बिताई गई शांत शामें। मैं खो जाने के लिए तैयार था, बिना किसी तय प्लान के भटकने के लिए, और इंडोनेशिया को अपनी कहानियां अपनी रफ्तार से मुझे बताने देने के लिए। यात्रा बुला रही थी और मैं उसके मंत्र मुग्ध कर देने वाले गीत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यह उम्मीद की भावना किसी भी घुमंतु के लिए खुशी का सबसे शुद्ध रूप है। यह एक्साइटमेंट और थोड़े डर का मिश्रण है। मुझे क्या मिलेगा? मैं किससे मिलूंगा? क्या यात्रा मुझे बदल देगी? ये सवाल वह ईंधन है जो हमें अनजाने में आगे बढ़ाते हैं। वे हमें अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलने और अनंत संभावनाओं की दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी इंडोनेशियाई यात्रा शुरू होने वाली थी और मैं जानता था कि यह बताने लायक एक कहानी होगी। यह सिर्फ नई जगहों की खोज का नहीं, बल्कि खुद के नए हिस्सों को खोजने का वादा था, जो किसी दूर धूप से भीगी किनारे पर छिपे हुए थे और पाए जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरा पहला पड़ाव राजा अम्पेट था, जिसे 4 राजा कहते हैं। यह जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, यह समुद्र पर खींचा गया एक सपना है। यहाँ का पानी इतना साफ और चमकीला नीला है कि यह अवास्तविक लगता है। हरे भरे जंगलों से ढके सैकड़ों छोटे मशरूम के आकार के आइलैंड समुद्र से ऊपर उठते हैं। सतह के नीचे एक और भी जादुई दुनिया है। मैंने डाइविंग की और यह दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। रंगीन कोरल गार्डन दूर दूर तक फैले हुए थे, जहां तक नजर जाती थी। हर इमेजिनेबल रंग की मछलियों के झुंड मेरे चारों ओर जीवित गहनों की तरह तैर रहे थे। यह जीवन का एक शांत, सुंदर नृत्य था, जहां मैं प्रकृति के सबसे बड़े थिएटर में एक विनम्र मेहमान था। इसके बाद मैंने बुनाकेन नेशनल मरीन पार्क की यात्रा की। यह जगह अपनी अविश्वसनीय पानी के भीतर की दीवारों के लिए गोताखोरों के बीच एक किंवदंती लेजेंड है। ये कोरल रीफ हैं जो सीधे समुद्र के गहरे काले अथाह गड्ढे में गिरते हैं। इन दीवारों के साथ तैरना एक विनम्र अनुभव था। मैंने विशाल समुद्री कछुओं को मेरे पास से शानदार ढंग से फिसलते हुए देखा, जो समुद्र जितना ही पुराने लग रहे थे। समुद्री जीवन की शीर विविधता ओवरवेलमिंग थी। समुद्री पंखों में छिपे छोटे पिग्मी सी हॉर्स से लेकर पानी में उड़ते हुए राजसी ईगल रे तक, बुनाकेन समुद्र के जीवों की एक जीवित लाइब्रेरी थी। इसने मुझे हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों, इकोसिस्टम्स को बचाने के महत्व की याद दिलाई। राजा अम्पेट और बुनाकेन दोनों में स्थानीय लोग समुद्र के साथ गहरे सामंजस्य में रहते हैं। उनका जीवन इसके रिदम्स के इर्द गिर्द घूमता है। वे कुशल नाविक और मछुआरे हैं
जिनके पास पीढ़ियों से ज्ञान चला आ रहा है। उनकी मेहमान नवाजी उष्णकटिबंधीय धूप जितनी गर्म थी। उन्होंने अपने घर, अपना भोजन और अपनी कहानियां मेरे साथ साझा की। मैंने उनकी परंपराओं और समुद्र के प्रति उनके गहरे सम्मान के बारे में सीखा जो उन्हें पालता है। ताजी पकड़ी गई मछली खाना, नारियल के छिलके की आग पर समुद्र तट पर भूनी हुई, एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव था। यह जगह का स्वाद था, प्रकृति से जुड़े जीवन का स्वाद था। इन पानी के भीतर की दुनिया में समय रुक गया था। एकमात्र आवाज मेरी अपनी सांस लेने की थी। इस एलियन लेकिन स्वागत योग्य जगह में मेरी उपस्थिति की एक लयबद्ध याद। यहाँ के एडवेंचर सिर्फ सुंदर दृश्यों को देखने के बारे में नहीं थे, वे ग्रह से एक गहरे संबंध को महसूस करने के बारे में थे। राजा अम्पैट और बुनाकेन में डाइविंग सिर्फ एक खेल नहीं था, यह ध्यान का एक रूप था। यह समुद्र के दिल में एक यात्रा थी, गहन शांति और ब्रेथ टेकिंग सुंदरता की जगह। इन आइलैंड्स ने मुझे सिखाया कि हमारी दुनिया के सबसे बड़े खजाने अक्सर सादे नजर से छिपे होते हैं, एक खुले दिल और एक जिज्ञासु भावना के साथ खोजे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। समुद्र से मेरी यात्रा मुझे प्राचीन पत्थरों की भूमि बेलितुंग द्वीप तक ले गई। यह जगह अपने अलौकिक समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल ग्रेनाइट के बोल्डर, लाखों सालों की हवा और पानी से चिकने हुए सफेद रेत के किनारों पर बिखरे हुए हैं। वे दिग्गजों द्वारा बनाई गई मूर्तियों जैसे दिखते हैं। मैंने घंटों तांजुंग टिंगी बीच पर इन पत्थरों के बीच बैठकर शांत फिरोजी पानी को उन पर टकराते हुए देखा। यह किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखने जैसा महसूस हुआ। यहाँ की खामोशी गहरी थी, जो केवल लहरों की हल्की आवाज से टूट रही थी। यह शांत चिंतन के लिए एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां आप पृथ्वी की इमेंस आयु को महसूस कर सकते थे। मेरा अगला डेस्टिनेशन बिल्कुल विपरीत था, जावा का अग्निहृदय माउंट ब्रोमो। यह सक्रिय ज्वालामुखी टेंगर मासिफ का हिस्सा है, एक ऐसा परिदृश्य जो वास्तव में प्रागैतिहासिक लगता है। मैंने अपनी ट्रैक अंधेरे में तारों की चादर के नीचे शुरू की। हवा ठंडी और पतली थी। जैसे ही मैं व्यू पॉइंट पर पहुंचा, सूरज उगने लगा। आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। नजारा ब्रेथ टेकिंग था। ज्वालामुखी के क्रेटर, जिसमें ब्रोमो का धुआं निकलता हुआ शंकु भी शामिल था, कोहरे के समुद्र से उभरे। यह प्रकृति की कच्ची, अनियंत्रित शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जीवित महसूस हुई, पृथ्वी के कोर की ऊर्जा से बजिंग। माउंट ब्रोमो के आसपास रहने वाले स्थानीय टेंगर से लोगों की एक अनोखी संस्कृति है, जो ज्वालामुखी से गहराई से जुड़ी हुई है। वे पर्वत को पवित्र मानते हैं। साल में एक बार वे यादन्या कसाड़ा त्योहार मनाते हैं, जहां वे पर्वत देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए क्रेटर के किनारे तक जाते हैं। मुझे उनके गहरे विश्वास और लचीलेपन को देखने का सौभाग्य मिला। वे इमेंस सुंदरता और संभावित खतरे की जगह में रहते हैं, फिर भी उनका जीवन एक शांत अनुग्रह से भरा है। भूमि से उनका जुड़ाव एक शक्तिशाली सबक है कि मनुष्य प्रकृति की फॉर्मिडेबल शक्तियों के साथ कैसे सहअस्तित्व में रह सकते हैं, इसका सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार करते हुए। बेलितुंग और ब्रोमो दोनों ने मुझे पृथ्वी के गहरे अतीत और उसके शक्तिशाली वर्तमान की झलक दी। बेलितुंग के प्राचीन पत्थरों ने धैर्य और कालातीतता की बात की। माउंट ब्रोमो के धुआं निकलते हुए क्रेटर ने शक्ति और निरंतर परिवर्तन की बात की। ये जगहें सिर्फ सुंदर परिदृश्य नहीं थीं, वे कहानीकार थीं। उन्होंने निर्माण, विनाश और नवीनीकरण की कहानियां सुनाई। ब्रोमो की ज्वालामुखी राख पर चलना और बेलितुंग के ठंडे, चिकने ग्रेनाइट को छूना मुझे अपने ग्रह की हड्डियों से जुड़ाव महसूस हुआ। यह एक अनुभव था जिसने मुझे ग्राउंडेड किया, मुझे प्रकृति की भव्यता के सामने छोटा महसूस कराया, फिर भी इसकी शानदार कहानी का हिस्सा बनाया। मेरी यात्राएं फिर मुझे फ्लोरेस के कठोर और रहस्यमय द्वीप तक ले गईं। इसका नाम पुर्तगाली भाषा में फूल के लिए है, लेकिन मेरे लिए यह ड्रैगनों की धरती थी। मैंने कोमोडो नेशनल पार्क के लिए नाव ली, जो प्रसिद्ध कोमोडो ड्रैगन का घर है। इन विशाल छिपकलियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना वाकई रोमांचक और विनम्र कर देने वाला अनुभव था। वे शक्तिशाली शिकारी हैं, प्राचीन दुनिया के अवशेष। रिंका द्वीप की सूखी,
घास से भरी पहाड़ियों पर स्थानीय रेंजर के साथ चलते हुए मुझे इन अद्भुत जीवों के लिए गहरी श्रद्धा महसूस हुई। वे एक ऐसे समय की जीवित कड़ी हैं जब विशाल सरीसृप पृथ्वी पर राज करते थे। प्रकृति के जंगली और अनियंत्रित पक्ष की एक सख्त याद दिलाने वाली बात। फ्लोरेस सिर्फ ड्रैगनों के बारे में नहीं है, यह अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता का द्वीप है। मैं अंदरूनी हिस्सों की ओर गया, पारंपरिक गांवों जैसे वे रेबो की ओर। इस गांव तक पहुंचना घने वर्षावनों और खड़ी पहाड़ियों के बीच लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा था। वे रेबो घाटी में बादलों के बीच बसी शंखवाकार पारंपरिक घरों की एक अनूठी बस्ती है। मंगराई लोगों ने मुझे खुली बाहों और एक विशेष कॉफी समारोह के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपना जीवन, अपनी जटिल इकत बुनाई और उनका केसियाई विप डांस, जो प्रतीकवाद और साहस से भरा है, साझा किया। द्वीप का परिदृश्य उतना ही नाटकीय है जितना कि उसकी संस्कृति। मैंने केलीमुतु ज्वालामुखी का दौरा किया, जिसमें 3 क्रेटर झीलें हैं और हर एक का रंग अलग है। एक झील फिरोजी थी, दूसरी गहरा हरा और तीसरी लगभग काली। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये झीलें मृतकों की आत्माओं का विश्राम स्थल हैं। झीलों का रंग समय के साथ बदलता रहता है, जिसे वे आत्माओं के मूड का प्रतिबिंब मानते हैं। ज्वालामुखी के किनारे पर सुबह सवेरे खड़े होकर जब झीलों के रंग सुबह की धुंध से उभरते हैं, तो वह अनुभव सचमुच रहस्यमय था। यहाँ भूगोल और मिथक खूबसूरती से एक दूसरे में मिल जाते हैं। फ्लोरेस के लोग बेहद मजबूत और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। कठिन और दूरस्थ वातावरण में रहने के बावजूद उनकी आत्मा जीवंत है। उनका जीवन समुदाय, परंपरा और अपने पूर्वजों की भूमि से गहरे जुड़ाव से समृद्ध है। तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों से लेकर पहाड़ी खेती करने वाले समुदायों तक, फ्लोरेस के हर कोने में एक नई कहानी थी। मैंने स्थानीय भोजन खाया, पारंपरिक संगीत सुना और उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीखे। मेरा फ्लोरेस में समय अतीत की यात्रा जैसा था, एक ऐसी संस्कृति में गहराई से डूबना था जिसने आधुनिक दुनिया की लहरों के बावजूद अपनी अनूठी पहचान को बचा कर रखा है। इंडोनेशिया में यात्रा करना लचीलापन और खुले मन की मांग करता है। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन आपको अप्रत्याशित के लिए भी तैयार रहना चाहिए। परिवहन के लिए स्थानीय नावें, बसें और स्कूटर देश को स्थानीय लोगों की तरह अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा पर्याप्त इंडोनेशियन रुपया साथ रखें, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां एटीएम मिलना मुश्किल हो सकता है। मौसम ज्यादातर उष्णकटिबंधीय है, तो हल्के सूती कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोमो जैसे ज्वालामुखी पर ट्रैकिंग करने का सोच रहे हैं, तो गर्म कपड़े जरूर पैक करें। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर या गांव में जाते समय हमेशा सादगी से कपड़े पहने और तेरी मां कासिह जैसे कुछ बुनियादी वाक्यांश सीख लें। इस यात्रा का असली सार उन जगहों में नहीं था जिन्हें मैंने देखा, बल्कि उन लोगों में था जिनसे मैं मिला। इंडोनेशिया के लोगों की मेहमान नवाजी मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि मेहमान की तरह अपनाया। उन्होंने अपना खाना, अपना घर और अपनी मुस्कान खुले दिल से बांटी। मुझे एहसास हुआ कि मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो किसी भी सांस्कृतिक दूरी को पाट सकती है। बुनाकेन में डाइविंग करने वाले उस गोताखोर से लेकर फ्लोरेस के एक गांव में मुझे कॉफी पर बुलाने वाले परिवार तक, ये छोटे छोटे दयालुता के काम सबसे चमकदार यादें हैं। यही यात्रा की आत्मा है। मेरा साहसिक सफर अविश्वसनीय गतिविधियों से भरा रहा। मैंने समुद्र के दिल में गोता लगाया, एक सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी तक ट्रैक किया और प्राचीन ड्रैगनों के बीच चला। मैंने ऐसे स्वाद चखे जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, तीखे पादांग खाने से लेकर मीठे जावानीज व्यंजनों तक। हर अनुभव एक समृद्ध साहसिक यात्रा की कहानी का हिस्सा था। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि साहस का मतलब निर्भय होना नहीं, बल्कि अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाना है। इसका मतलब है नई चीजें आजमाना, अलग संस्कृतियों के साथ जुड़ना और अनुभव से खुद को बदलने देना। इंडोनेशिया ने इस तरह की बढ़ोतरी के लिए अनगिनत मौके दिए। आखिरकार यह यात्रा सिर्फ एक द्वीप समूह के आर पार की भौतिक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी।
यह एक रंगीन और भावनात्मक साहसिक अनुभव था जिसने मेरी आत्मा को रंग और आश्चर्य से भर दिया। इंडोनेशिया एक ऐसी जमीन है जहां प्रकृति, रहस्य, साहस और संस्कृति अनूठे और शक्तिशाली तरीके से मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको चुनौती देती है, प्रेरित करती है और आखिरकार आपको बदल देती है। मैंने उन द्वीपों में अपने दिल का एक हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन साथ ले आया यादों का खजाना और दुनिया व खुद में एक गहरी समझ। इंडोनेशिया के रहस्यमय रास्ते सिर्फ खूबसूरत मंजिलों तक नहीं